हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गौरव में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 उच्च प्राथमिक स्तर जो कि 8 जनवरी सन 2020 को आयोजित की गई थी की संपूर्ण व्याख्या दी गई है। यहाँ पे एक एक प्रश्न को बाकायदा मैंने सॉल्व किया है, तो आप पूरा वीडियो देखें और तुरंत कमेंट्स करके हमारे चैनल का सहयोग करें। तो लीजिए आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर जो है वो होगा पहला ऑप्शन सूझ, और बाकी ऑप्शन के विषय में समझिएगा। बी वाला ऑप्शन है भग्नाशा। भग्नाशा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। दूसरा है चिंता, एंग्जायटी। तीसरा है नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति यानी निगेटिव मेंटल सेट। देखिए, केवल सूझ ऐसी है जो समस्या समाधान में बाधक नहीं है, क्योंकि सूझ या अंतर्दृष्टि जो होता है ये तो समस्या समाधान की एक विधि है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने सम्मुख जो भी समस्या है उस पर संपूर्ण रूप से विचार करके उसे अच्छी तरह से सूझबूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजता है। तो समस्या समाधान में बाधक कौन नहीं है? सूझ नहीं है। क्यों? क्योंकि सूझ ही समस्या समाधान में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर होगा ए। और वैसे आपको याद होगा सूझ का सिद्धांत दिया था हमारे कोहलर ने। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पहला है ऑप्शन उद्दीपक यानी स्टिमुलस। दूसरा है स्मृति यानी मेमोरी। तीसरा है आमोद यानी एम्यूजमेंट। और चौथा है ध्यान देना, अवधान देना, अटेंशन। तो इसका आंसर सही हो जो है वो है आमोद, यानी क्या भैया? सी। इसके विषय में आगे हम और आपको बता रहे हैं। 1908 में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। ध्यान दीजिएगा, 1908 में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, और इस मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग बताए गए थे। तो वही सारे संवेगों की लिस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है सी। चलिए, पहला है भय, फिर दूसरा है क्रोध, तीसरा घृणा, चौथा वात्सल्य, पांचवा करुणा, छठा कामुकता यानी लस्ट, सातवां आश्चर्य, आठवां आत्महीनता, नवां आत्मसम्मान, 10वां अकेलापन, 11वां है भूख, 12 है अधिकार, 13 है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, और 14वां है आमोज यानी एम्यूजमेंट यानी आनंद की प्राप्ति। और यही हमारा आंसर था। ये 14 संवेग हैं, ये मूल प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। और इनमें से नंबर 1 वाला भय, नंबर 4 वाला वात्सल्य, नंबर 7 वाला आश्चर्य और नंबर 14, ये चारों ही एक बार यूपी टेट, बिहार टेट, छत्तीसगढ़ और सी टेट में आ चुके हैं। कौन कौन सा? पहला वाला, चौथा वाला, 7वां वाला और 14 वाला। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन हो चुके हैं 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? भैया FIACS, यहाँ पे F का मतलब है फ्लैंडर्स, I का मतलब है इंटरेक्शन, A का मतलब है एनालिसिस, C का मतलब है कैटेगरी, एस का मतलब है सिस्टम। यानी ये बन गया फ्लैंडर्स, इंटरेक्शन, एनालिसिस, कैटेगरी, सिस्टम। फ्लैंडर्स ने ये जो सिस्टम है ये 1959 के आसपास बनाया था, किसी भी बच्चे की जो व्यवहार है उसको समझने के लिए। इस सिस्टम के अंतर्गत क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जो विभिन्न घटनाएं करते हैं, विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, उनका निरीक्षण किया जाता है क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से। तो इसी सिस्टम को कहा गया फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम 1959। इसका फुल फॉर्म मैं आगे दे भी रहा हूँ। तो इसका पूरा नाम है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, यानी शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका FIACS। ये संबंधित है हमारे नेड ए फ्लैंडर्स से, जिन्होंने 1959 में
बच्चों के व्यवहार के लिए एक सिस्टम बनाया। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल, यानी प्रश्न पूछने के कौशल के लिए क्या सही नहीं है। तो आप अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका साफ सही जो आंसर है, जो सही नहीं है, वो है सी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन विद यस या नो, यानी हाँ व ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। देखिए हाँ या ना वाले प्रश्नों की अगर आप संख्या बढ़ाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, बच्चे के पास 2 ही ऑप्शन होंगे, हाँ या ना। वो अंधी भी मार सकता है, वो तुक्का भी मार सकता है। लेकिन सबसे अच्छे तरीके क्या है, जैसे इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही। सुनने में संवेदनशील विकसित करना, बिल्कुल सही। और भी हो सकता है, जैसे विस्तृत सूचना प्राप्त करना, बच्चे को करेज करना, है ना। ये सारे तरीके होते हैं किसी भी बच्चे के इनकरेजमेंट के लिए। और ये गलत दिया है इन्होंने, सी वाला ऑप्शन तो गलत है, वो तो आप देख के ही समझ गए होंगे। तो इसका आंसर नंबर क्या सही है भैया, सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनल मेजरमेंट, यानी कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। पहला ऑप्शन है इंटरव्यू साक्षात्कार, दूसरा है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको हम लोग TAT बोलते हैं, तीसरा है रेटिंग स्केल यानी निर्धारण मापनी, और चौथा है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर सही होगा TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और कैसे होगा इसकी एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने है, उसको आप देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा जिसमें कहा गया कि कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। देखिए आपके सामने हमने अपनी हैंड राइटिंग में एक फ़ोटो पिक करके डाली यहाँ पे, जिसमें अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी दोनों विधियाँ हैं। आप अप्रक्षेपी विधियों में देख सकते हैं अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास, 16 PF, निर्धारण मापनी, प्रश्नावली, समाजविति, अंतर्दर्शन और क्रम निर्धारण मापनी, ये 9 मेन है। और जो प्रक्षेपी विधि है उसमें क्या क्या है, जैसे साहचर्य विधि है, अगला है अभिव्यक्ति, तीसरा आपका है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी शब्द सहचर्य परीक्षण, अगला है IBT जिसे बोलते हैं इंक बोल्ट टेस्ट या इंक ब्लॉक टेस्ट या हरमन रोसा परीक्षण या स्याही डब्बा परीक्षण, फिर है TAT जो हमारा आंसर था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, अगला है CAT जहाँ पर थेमेटिक था वहाँ पे C की जगह चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, फिर अगला है भैया क्लाउड पिक्चर टेस्ट, फिर है ड्रॉ ए मैन टेस्ट, और नवा है SAT, S में यहाँ पे सीनियर हो जाएगा। यानी देखो 5वें नंबर पे TAT में T की जगह थेमेटिक हो जाएगा, छठे में C की जगह चिल्ड्रन हो जाएगा, और 9वें में S की जगह सीनियर हो जाएगा, और बाकी AT का मतलब सब में सेम है एप्रिसिएशन टेस्ट। तो आप समझ गए होंगे ये सारी प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्शन मेथड हैं, और ये जो अप्रक्षेपी विधियां हैं ये नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है। इसमें हमने अपने YouTube चैनल का नाम भी लिखा है और मोबाइल नंबर भी लिखा है। पिक अगर साफ़ ना आई हो तो आप लोग साफ़ कर दीजिएगा, मेरे कैमरे से इतनी ही साफ़ आई थी, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में आपको साफ दिख रहा होगा आंसर नंबर B सही है। तो 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा D है। D यानी उद्भवन यानी इंक्लूबेशन, यानी इसका आंसर B सही होगा। समझिएगा ये उद्भवन क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति जो है वो संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन मन से चिंतन करना भूल जाता है, या चेतन मन से जो चिंतन करना है उसको छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वह अचेतन मन से उन सूचनाओं के बारे में यानी समस्या के बारे में सोचता रहता है। और इस समय क्या होगा, किसी भी तरह की नई सूचना हमारे स्मृति भंडार में, हमारी मेमोरी में नहीं आती है। यानी पुरानी सूचनाओं को वो सोच तो रहा है लेकिन चेतन मन से नहीं, अचेतन मन से। तो इसका आंसर D सही होगा, इंक्लूबेशन यानी उद्भवन। क्वेश्चन नंबर हमारे 6 हो गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, यानी बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भैया इसका सी आंसर सही है, ध्वनि ग्राम होता है ये, जिसको हम लोग फोनेम बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसे स्वनिम भी कहा जाता है। तो ध्वनि ग्राम का एक नाम और है स्वनिम, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोनेम, PHONEME। ठीक है भाई, चलिए तो इसका हो गया ध्वनिग्राम यानी फोनेम या स्वनिम, जैसे का, पा, ना आदि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को यानी क्रिएटिव थिंकिंग को सबसे अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा रहा है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है हु कैन आंसर इट, इसे कौन बता सकता है, या टेल द राइट आंसर यानी बी, सही आंसर बताइए, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो भैया इसका यही डी वाला आंसर सही होगा, व्हाट कैन बी डिफरेंट वे टू सॉल्व इट, इसे आप कितने भिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि इसमें बच्चों को विभिन्न तरीके से सोचने और चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे क्या होगा, बच्चे अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब तक हो चुके हैं 8 क्वेश्चन, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग क्या है। पहला है मूल्यांकन शिक्षण यानी एवोल्यूशन टीचिंग, दूसरा है रियल टीचिंग यानी वास्तविक शिक्षण, तीसरा है अवश्रेणीयन टीचिंग यानी स्केल्ड डाउन टीचिंग, और चौथा है इफेक्टिव टीचिंग यानी प्रभावशाली। तो इसका आंसर सी है। सी का मतलब भैया अवश्रेणीयन यानी स्केल्ड डाउन टीचिंग, यानी ऐसी टीचिंग जिसमें एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार ही चलेगा, इससे बोलते हैं अवश्रेणीयन। तो भैया ये अवश्रेणीयन है, इसके 6 स्टेप होते हैं और 6 स्टेप में 6-6 मिनट का समय होता है, यानी टोटल 36 मिनट का समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण के जो 6 पद हैं वो 6 मैं आपके सामने यहाँ पे फोटो में प्रस्तुत कर रहा हूँ, सब में 6-6 मिनट यानी टोटल 36 मिनट। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि ये अवश्रेणीय शिक्षण है, यानी इसमें एक निश्चित क्रम होता है जो कि सामने है। AW एलन को इसका जन्मदाता माना जाता है। भारत में इसका विकास सबसे पहले डॉक्टर DD तिवारी ने शुरू किया था, और इसमें 5 से 10 बच्चे होते हैं और 36 मिनट का चरण होता है, 36 मिनट का समय होता है। 6 चरण हैं। सबसे पहले पाठ योजना बनाते हैं, शिक्षण करते हैं, फीडबैक लेते हैं, नियोजन करते हैं, पुनः शिक्षण लेते हैं और पुनः फीडबैक, सबके लिए 6-6 मिनट का समय यानी टोटल 36 मिनट। अब तक क्वेश्चन हो चुके हैं 9, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आए हैं। यहाँ पे कुछ सूची मिलाने को कह रहा है, मैं आधा ही क्वेश्चन लिखा पाया हूँ जगह की कमी की वजह से, तो आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ये हल जो हैं क्लार्क हल, इनका सिद्धांत है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत यानी नीड रिडक्शन थ्योरी, यानी ए का सबसे अंतिम वाला सही होगा। ठीक है, मैकडूगल का सबको मालूम है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1908 का है। तीसरा भैया फ्राइड, आपको मालूम है सिगमंड फ्राइड, ये मनोविश्लेषणात्मक या साइको एनालिटिकल थ्योरी वाले हैं। और अगला है भैया मैस्लो है आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो, जिनको हम लोग अब्राहम मैस्लो बोलते हैं, जो मानवतावादी मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं। तो फिर से देखिएगा, हल का है सिद्धांत प्रणोद अवकलन वाला यानी नीड रिडक्शन थ्योरी, मैकडूगल का हो गया आपका मूल प्रवृत्ति, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक और मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमिक का सिद्धांत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमिक अनुदेशन, भैया अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग, इसका सिद्धांत नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने जो पहला दिया है अभ्यास का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। आपको मालूम होगा थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो मेन 3 मुख्य नियम दिए थे, उसमें तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, संतोष का नियम, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा था अभ्यास का नियम। तो यह अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ये हमारा थॉर्नडाइक का है, ना कि अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का इंग्लिश अर्थ होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग, और बाकी ये तीनों सही हैं। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए,
ए जो है ये इनका सिद्धांत नहीं है, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन 11 हो चुके हैं, बात करते हैं 12 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आया है अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। पहला दिया है इन्होंने क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर, दूसरा है ड्राइव, तीसरा है मोटिव, चौथा है स्टिमुलेट। बच्चों आप लोगों ने मेरा अधिगम का टॉपिक पूरा पढ़ रखा होगा, उसमें मैंने साफ साफ कहा है ये जो क्रिया प्रसूत है ये क्रिया प्रसूत नहीं होगा, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है और स्किनर की एसआर थ्योरी नहीं थी, स्किनर की थी आरएस थ्योरी। याद रखना थॉर्नडाइक की थ्योरी है एसआर जबकि स्किनर की है आरएस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्किनर का है ना कि थॉर्नडाइक का। क्वेश्चन 12 हो चुके हैं, अब बात करेंगे 13 की। अधिगम को गेने ने अधिगम की सोपानकी में निम्नलिखित में से किसको सबसे नीचे रखा है। समझिएगा, जो गेने महोदय हैं हमारे RN गेने महोदय, उन्होंने अब जो उनकी अधिगम की सोपानकी है इसमें 8 चरण दिए हैं और सबसे नीचे इन्होंने रखा है किसको, संकेत अधिगम को, सिग्नल लर्निंग को, यानी इसका आंसर नंबर सी सही हो गया, संकेत अधिगम। बाकी इसके विषय में एक फोटो हम और आपको बना के दे रहे हैं, आप देखिएगा कि सबसे नीचे 1 नंबर पे कौन है, अधिगम लर्निंग, तो इसका आंसर क्या सही है, सी वाला। चलिए ये हमारे गैने का मॉडल है, RN गैने का। इसमें देखिए सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे है संकेत अधिगम, यानी सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल लर्निंग। सेकंड नंबर पे होता है एसआर लर्निंग, थर्ड नंबर पे चेन लर्निंग, चौथे में वर्बल, पाँचवें में मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, छठे में कॉन्सेप्ट, सातवें में प्रिंसिपल और आठवें में प्रॉब्लम सॉल्विंग। दो ही तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहला चरण क्या है, संकेत अधिगम, और सबसे अंतिम में क्या है, तो सबसे अंतिम में क्या होगा, किसी भी समस्या का समाधान, यानी समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए शिक्षण के दौरान उतार चढ़ाव जो होता है आवाज़ में, उसका उदाहरण क्या है, इन्होंने दिया है उद्दीपक परिवर्तन कौशल, है नहीं, स्किल ऑफ स्टिमुलेट वेराइटेशन मतलब वेरिएशन, फिर आपसे कह रहा है प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल या समापन कौशल। तो देखिए आप जो ये उतार चढ़ाव होता है ना, ये उद्दीपक परिवर्तन कौशल होता है। क्यों, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पाठ में बच्चे ध्यान लगाए रहें, इसीलिए क्या होता है, शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझ के परिवर्तन लाता है। इसके अलावा भी शरीर संचालन, हमारे फेस एक्सप्रेशन, हाव भाव, स्वरों का उतार चढ़ाव, कभी कभी शांत रहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व क्या नहीं है। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, उनके बीच जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपस में वो लोग बातचीत करते हैं, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, उससे बोलते हैं कम्युनिकेशन। कौन सा तत्व नहीं है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से पुनर्बलन जो इनका दिया है ये तत्व शामिल नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। हालांकि 6 होते हैं, यहाँ पे 3 दे दिए गए हैं, वो तीनों सही आंसर हैं। इसमें टोटल 6 होते हैं, पुनर्बलन इसका जो है वो तत्व नहीं होता है। तो द राइट आंसर इज पुनर्बलन। और कौन कौन से 6 तत्व होते हैं वो 6 मैं यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ, देखिए। तो संप्रेषण में कुल मिला के 6 घटक होते हैं। नंबर 1 है प्रेषक जो मैसेज भेजेगा, दूसरा जो मैसेज भेजा जाएगा यानी संदेश, फिर तीसरा है ग्राही यानी जो रिसीव करेगा, तीसरा है अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, चौथा है माध्यम यानी मीडियम, और छठा है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, जो सी वाला ऑप्शन था वो नहीं आया है, इसीलिए आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन 15 हो गए हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। भैया मंदित मना क्या है, ये है मेंटली रिटार्डेड बच्चे।
अब कह रहा है कौन सा उपागम सबसे अच्छा है। पहला लिखा हुआ है व्यक्तिगत अनुदेशन यानी इंडिविजुअल इंटरेक्शन। फिर लिखा है त्वरण उपागम यानी एसिलरेशन अप्रोच। तीसरा लिखा है संवर्धन उपागम यानी इनरिचमेंट अप्रोच। और चौथा है उच्च स्तरीय पाठ्य चर्चा यानी हाई लेवल करिकुलम। भैया ऐसे याद रखना है कि ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं इनका अध्यापन प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा करा जाना चाहिए। और ऐसे बच्चे देखिए, आप मान के चलिए जो मति मंदता वाले हैं यानी जो मेंटली रिटार्डेड हैं उनको आप पढ़ा लिखा के आईएएस बना दो, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन हाँ, फिर भी व्यक्तिगत अनुदेशन यानी ए ऑप्शन में जो लिखा है व्यक्तिगत अनुदेशन के माध्यम से ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, दैनिक जीवन में आने वाली जितनी भी व्यक्तिगत या सामाजिक या आर्थिक आवश्यकताएं हैं इनको पूरी करने के लिए बच्चों को हम तैयार कर सकते हैं। यानी बच्चों पे पर्सनल अटेंशन देना है, यानी इसका आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा बहुत सफल नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी अपना कम से कम व्यक्तिगत कार्य कर लेगा, सामाजिक में थोड़ा सामाजिकता रख लेगा और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी कर सकता है। तो आंसर नंबर इसका होगा ए। चलिए क्वेश्चन 16 हो गए हैं, अब बात करेंगे 17 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया यानी लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सीखना व्यवहार परिवर्तन, सीखने का मतलब ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बिल्कुल सही भैया, ग्रोथ एक बायोलॉजिकल या जेनेटिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। तीसरा है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है यानी डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। बिल्कुल गलत है भैया, शरीर में विकास जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आता है और आपसे कह दिया है कि मात्रात्मक है, नहीं, केवल क्वांटिटेटिव नहीं होता है। विकास तो हमारा मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, अर्थात उसके अंदर मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, है ना, कई सारे विकास हो, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और अगला है एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये ठीक है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी क्रिया है, यानी साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे जो आंसर नंबर था वो था सी, विकास एक मात्रात्मक प्रोसेस है। गलत, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रोसेस है, तो इसका आंसर नंबर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी विशेष क्षेत्र में बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है इसमें, ये जो पहला ऑप्शन है गड़बड़ भैया, मूल्य होना चाहिए वैल्यू। दूसरा है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तीसरा है एटीट्यूड यानी अभिक्षमता और चौथा है रुचि यानी इंटरेस्ट। बच्चों याद रखना इसका आंसर है सी। समझिएगा, आप किसी भी कार्य को करते हैं, आप कोई सिलेबस लेते हैं, आप किसी व्यवसाय में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर उस व्यवसाय या विशिष्ट कार्य के प्रति जो रुचि होती है, जो रुझान होता है, उसी को बोलते हैं अभिक्षमता। एक मनोवैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, फ्रीमैन। फ्रीमैन ने कहा था क्या, अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं का समूह है जो किसी विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगठित प्रतिक्रियाओं को, सूचनाओं को इकट्ठा करने में व्यक्ति की योग्यताओं को सूचक होती हैं। यानी हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में हमारे अंदर जो स्पेशल योग्यता है उसी को बोलते हैं अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। तो इसका आंसर है सी, एप्टीट्यूड। क्वेश्चन हो गए 18, अब बात करेंगे 19 की। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसका ऑप्शन बी सही है, पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम पूरी बात आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो जेरोम ब्रूनर है, पूरा नाम है जेरोन एस ब्रूनर, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं। और पियाजे जो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सीधा सीधा याद रखिए आप, ब्रूनर की जो विकास की पहली 3 अवस्थाएं हैं वो तीनों अवस्थाएं पियाजे की पहली तीनों अवस्थाओं से मिलती हैं। जैसे समझिएगा, ब्रूनर की पहली अवस्था है क्रियात्मक अवस्था यानी इनएक्टिव स्टेज,
और ये मिलती है पियाजे की पहली अवस्था से। पियाजे की पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इसी तरह पियाजे की सेकंड अवस्था है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी आइकॉनिक स्टेज, और ये मिलेगी पियाजे की दूसरी अवस्था से। पियाजे की दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसी तरह ब्रूनर की तीसरी अवस्था है संकेतात्मक अवस्था यानी सिंबॉलिक अवस्था, और ये मिलती है पियाजे की तीसरी अवस्था से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप याद रखिए, ब्रूनर की पहली तीनों और पियाजे की पहली तीनों मिलती हैं। पियाजे की चौथी वाली अवस्था जो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो किसी से नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। मैं ब्रूनर की अवस्था फिर से बोल रहा हूँ, ब्रूनर की पहली अवस्था है क्रियात्मक अवस्था यानी इनएक्टिव स्टेज, ये मिलेगी पियाजे की पहली अवस्था से। दूसरी अवस्था ब्रूनर की है प्रतिबिंबात्मक यानी आइकॉनिक, ये मिलेगी पियाजे की दूसरी अवस्था यानी जो इसमें पूछा गया पूर्व वाला। और तीसरी अवस्था इनकी है सिंबॉलिक यानी संकेतात्मक, ठीक है, या प्रतीकात्मक अवस्था, वो मिलेगी पियाजे की तीसरी अवस्था से। तो यहाँ पे आंसर नंबर सही है हमारा बी। चलिए क्वेश्चन 19 हो गए, 20वें की ओर आते हैं। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे गुण सिद्धांत का मतलब होता है ट्रेट थ्योरी, ट्रेट TRAIT, ट्रेट थ्योरी। देखिए यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, फ्रायड, अल्पोर्ट, कैटल और आइजैक। यहाँ पे जो फ्रायड है, इसका आंसर सही होगा फ्रायड। क्या था? फ्रायड ने सिद्धांत जो दिया था व्यक्तित्व का, वो दिया था मनोविश्लेषणात्मक, यानी जिसको बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया है। और बाकी अल्पोर्ट महोदय हमारे हैं या कैटल महोदय हमारे हैं या आइजैक है, इन सब ने व्यक्तित्व के शील गुण के सिद्धांत दिए हैं, जो कि मैंने इसके ठीक बाद एक अपनी हैंड राइटिंग में लिख के दिया है, आप लोग उसको देख लें। देखिए ये तीनों व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, गुण सिद्धांत। पहला है व्यक्तित्व के शील गुण का सिद्धांत, जो कि दिया था अल्पोर्ट महोदय ने दिया है। दूसरा है व्यक्तित्व का, देखो वो व्यक्ति का शील गुण सिद्धांत है, ये व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत है, ये दिया है RB कैटल ने। और तीसरा है व्यक्तित्व का जैविक शील गुण सिद्धांत, जो दिया है HJ आइजैक ने। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर सही था फ्रायड। फ्रायड ने गुण सिद्धांत ना देकर फ्रायड ने जो दिया है वो दिया है साइको एनालिसिस थ्योरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कौन सा समूह सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी तत्वों के संबंध में सही है। यहाँ ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी जो क्रिएटिविटी होती है उसके 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है प्रवाह, प्रवाह यानी फ्लुएंसी, सबसे नंबर 1 पे। नंबर 2 होता है विविधता, जिसे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। तीसरा है मौलिकता यानी नयापन यानी ओरिजिनलिटी। और चौथा है उसका विस्तार करना, विस्तारण, एलाबोरेशन। तो ये 4 होते हैं, यानी इसका आंसर नंबर बी सही है। ये हमारे क्वेश्चन 21 हो गए। 22वें की बात करते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपनी पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के व्यवहार में उस परिवर्तन को फ्रायड ने क्या नाम दिया है? देखिए पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है पराहम, यानी बोलते हैं सुपर ईगो। ये तो भैया एक तरह से शर्म या किसी के व्यक्तित्व में जो सबसे अंतिम में विकसित होने वाला पक्ष होता है वो होता है, जैसे नैतिकता, संस्कार, शर्म, डर, है ना, पछतावा, ये सब चीज़ें होती हैं, जीवन के मूल्य या इस तरह की चीज़ें, ये सब होती है इसके अंदर। एक शब्द उन्होंने बी ऑप्शन दिया नार्सिसिज्म। देखिए नार्सिसिज्म अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति है, अपनी देह को प्रेम करने की प्रवृत्ति है, ठीक है ना। ये यूनानी पौराणिक कथाओं के एक नायक पर इसका नाम रखा गया है। तो ये अपनी देह को प्रेम करने की प्रवृत्ति, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए ये दिया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस क्या होता है कि जो बालक होता है ना, बालक वो अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स और यही इसका आंसर है। और जो डी ऑप्शन है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, इसकी मैंने एक ट्रिक छोटी सी बनाई है फीड और मूस करके, वो आप देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए आपको फिगर ही मैं सीधे आपको दिखा देता हूँ।
देखिए मैंने यहाँ लिखा है मूस, MOS। यहाँ पे M फॉर मदर है, S फॉर सन है। बेटा अपनी माँ को अधिक चाहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओडिपस, जो मैंने O में लिखा है ओडिपस, है ना। इसी को कहीं कहीं पर पितृ विरोधी ग्रंथि कहा गया है। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, मुझे मौके पे याद नहीं आ रहा, वेब सीरीज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है और उसमें पंकज त्रिपाठी भी हैं, 2 पार्ट में आई है। तो उसमें ये बात इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स कई बार कहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, फीड FED, ई से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स है। एक बेटी अपने पिता को अधिक चाहती है, तो बेटी अपने पिता को अधिक चाहती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, वो जो वेब सीरीज की बात थी वो थी सेक्रेड गेम्स। तो सेक्रेड गेम्स के जो सेकंड पार्ट था उसमें जो पंकज त्रिपाठी हैं उन्होंने कई बार ओडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए बताया, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे एक बेटा अपने पिता का विरोधी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटा अपनी माँ को अधिक चाहता है और बेटी अपने पिता को अधिक चाहती है, ठीक है। तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अब तक 22। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। गौड़ नियम का मतलब सेकेंडरी लॉज। तो पहला इसमें दिया सादस्ता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही है। दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तीसरा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी यानी आंशिक क्रिया का नियम। और जो चौथा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये न्यूटन का नियम है, ना कि थार्नडाइक का। तो आंसर होगा डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है इफ अ पर्सन इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग स्कूटर, यानी स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण है। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर होगा सी, वर्टिकल वाला। हम सबके एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्षैतिज का मतलब होता है कि जो आपने पूर्व में ज्ञान अनुभव सीखा है उससे मिलती जुलती ही उसी स्टैंडर्ड की कोई समस्या आ जाए। जैसे हिंदी आप सीखते सीखते संस्कृत के कुछ शब्दों का अर्थ समझ जाओ। धनात्मक का मतलब होता है किसी एक चीज को सीखने से दूसरी चीज आपकी हेल्प करे। तीसरा जो ऊर्ध्व है ये वर्टिकल, ये जो पहला वाला है इसका अपोजिट है, यानी ए और सी आपस में अपोजिट है। ई में होता है कि जो पहले की परिस्थिति थी वैसी ही परिस्थिति दोबारा आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजेंटल। और सी वाले में जो वेंट्रिकल है इसका मतलब है अगर आप जैसे स्कूटर सीख गए हैं, अब आपके सामने स्कूटर से बड़ी असमान या हाई लेवल की स्थिति आ जाए, यानी जो आपने सीखा है उससे हाई लेवल की स्थिति आ जाए, तो स्कूटर से कार चलाना ये क्या हाई लेवल, तो ये हो जाएगा वेंट्रिकल। यही आपका आंसर है। और जो ये डी वाला है बाइलेटरल, द्विपार्श्विक, इसका मतलब होता है कि जैसे आप लेफ्ट हैंड से लिखना सीख गए हैं तो आप राइट हैंड से भी लिखना हल्का फुल्का सीख जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संप्रेषण संबंधी अभिक्षमता यानी डिसेबिलिटी रिलेटेड विद कम्युनिकेशन इज। पहला है डिस्फेसिया, तो भैया यही हमारा आंसर है। डिस्फेसिया क्या है, इसके मतलब ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक डिस और फासिया। डिस का मतलब आप लोग सब लोग जानते होंगे, डिस का मतलब होता है अक्षमता, डिसेबिलिटी। तभी तो आप देखते हो डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, है ना, और जितने भी चीज़ें हैं सब में डिस लगा होता है, मतलब एबिलिटी, डिसेबिलिटी सॉरी। और ये जो फासिया है इसका मतलब होता है बोलना यानी वॉक, यानी इसका एक तरह से मतलब हो जाएगा वाक संबंधी अक्षमता यानी बोलने संबंधी अक्षमता। ये एक ऐसी अभिक्षमता है जिसमें क्या होता है बच्चे अपने विचार को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। किसी के साथ, अपने टीचर के साथ वो कम्युनिकेशन करने में अपने आप को असमर्थ यानी डिसेबल पाते हैं। ठीक है भाई। और बाकी जो ऑप्शन है जैसे इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा है डिस्ग्राफिया, आप जानते हो लिखने संबंधी है। फिर अगला लिखा है डिसलेक्सिया, ये पढ़ना लिखना समझना अक्षर का क्रम से संबंधित है। और डिसकैल्कुलिया सबको मालूम होता है कैलकुलेशन से संबंधित है, माने गणितीय कौशल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन हो चुके हैं 25। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेशियल नहीं है। तो भैया प्रजातांत्रिक क्या होती हैं? प्रजातांत्रिक वो विधियां होती हैं जहां पर बच्चों की भावनाओं का सम्मान किया जाए, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा वाली। बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। इसमें पूछा था मतलब प्रजातांत्रिक कौन नहीं है, जैसे इसमें लिखा प्रोजेक्ट विधि, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट विधि हो गई, सहभागी विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, खेल विधि हो गई, पर्यटन विधि, अन्वेषण विधि, समूह चर्चा विधि। ये सारी विधियां कैसे भैया? प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जहां बच्चों को केंद्र में रख के करते काम। लेकिन इन्होंने जो सी ऑप्शन दिया, व्याख्यान, लेक्चर मेथड, देखिए लेक्चर मेथड इसमें नहीं आएगा। लेक्चर मेथड आ जाए या किसी को हमें निर्देश देना है या प्रदर्शन करना है, ये प्रजातांत्रिक नहीं है, बल्कि ये प्रभुत्ववादी कह सकते हो, प्रभुत्ववादी हैं, ठीक है ना। और ये प्रभुत्ववादी ऐसी विधियां होती हैं जहां पर सेंटर में टीचर हो, अर्थात अध्यापक अपने अनुसार काम करे। तो इसका आंसर हो गया सी, व्याख्यान विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण में भावनात्मक पक्ष से निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल नहीं है। तो भैया भावनात्मक जो स्तर है उसमें कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है डी, ज्ञान। और क्यों नहीं है ये आपको अगले मेरे फिगर में मिल जाएगा। ये हमने अपनी हैंड राइटिंग में बनाया हुआ है, इसको आप देखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे बेंजामिन ब्लूम का मैंने सिद्धांत पूरा लिख दिया है। आप देखेंगे ज्ञान जो है वो भावनात्मक में नहीं है, बल्कि ज्ञान कहाँ पे है? संज्ञानात्मक में। देख लीजिए संज्ञानात्मक में सबसे ऊपर क्या है भैया? ज्ञान। इसीलिए ज्ञान इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये अपने हाथ से मैंने हैंड राइटिंग से बनाया हुआ है। इसके मेरे पहले के वीडियो 2018 वाले वीडियो में भी मैंने यही वाला जो फोटो है वो डाला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। तो पहला ऑप्शन है परावर्ती स्तर यानी रिफ्लेक्टिंग स्तर, दूसरा है मोटिवेशनल यानी अभिप्रेरणा स्तर, तीसरा है स्मृति यानी मेमोरी लेवल, और चौथा है भैया अवबोध स्तर। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा, अभिप्रेरणा। और ये कैसे सही होगा इसके लिए फिर से आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे, और ये फ़ोटो मेरे इसके पहले वाले वीडियो में 2018 वाले वीडियो में जो आया था उसमें भी ये फ़ोटो था। यानी आप समझ सकते हो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कि बार बार यही फ़ोटो मुझे हर वीडियो में लगानी पड़ रही, कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वाला फ़ोटो। चलिए देखिए फ़ोटो आपके सामने आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं पहला लेवल है मेमोरी लेवल का, दूसरा है अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और तीसरा है परावर्ती यानी चिंतन स्तर का। यानी आप देख लीजिए तीनों स्तर हो गए, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी अभिप्रेरणा का स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन 28 हो गए हैं, अब 2 क्वेश्चन बचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश 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 के बीच की संगति है। तो भैया अधिगम क्या होता है? अधिगम की जो प्रक्रिया है वो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन का मतलब एस स्टिमुलेट, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, एस आर थ्योरी, ये भैया थांडाई के अनुसार है। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी ऑप्शन थांडाई के अनुसार ये है। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिशील सिद्धांत, प्रोग्रेसिव थ्योरी पर आधारित है? पहला है आगमन, इंडक्टिव, दूसरा है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा है प्रश्नोत्तर यानी भैया क्वेश्चनिंग, और चौथा है निगमन यानी डिडक्टिव। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समस्या समाधान। देखिए समस्या समाधान हो गया, खेल विधि हो गई, ठीक है ना, समूह चर्चा विधि हो गई, ये सब क्या है? ये सब प्रगतिवादी सिद्धांत हैं। क्यों? क्योंकि प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में क्या होता है, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है और बच्चे को माना जाता है ये अधिगम करता है, और कैसे सक्रिय, जो अपने समाज का निर्माण, अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हालांकि ये पियाजे के अनुसार आप मान सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बी।